नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का शख्सियत में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं जिन्हें हम प्लेबैक सिंगर कहें, राजस्थानी फोक सिंगर कहें, लॉयर कहें या फिर बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स जो उन्होंने गाए हैं जो आपको झूमने पर भी मजबूर कर देते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मशहूर गायक रविंद्र उपाध्याय की। बहुत स्वागत है रविंद्र आपका हमारे इस शो में। थैंक यू श्वेता जी, थैंक यू। सबसे पहले तो जानना ये चाहेंगे गायकी की शुरुआत हुई कैसे? श्वेता जी, वैसे ये वाली बात मैं यूँ कहूँ कि देखिए, कोई भी सिंगर जो होता है वो सिंगर तभी बन सकता है जबकि उसे ऊपर वाले की ये गिफ्ट मिली हो। क्योंकि होता ही है कि हम म्यूजिशियन बन सकते हैं, हम कुछ प्ले कर सकते हैं, लेकिन गाना जो है, वो जो कंठ जो है, वो ईश्वर देता है। तो मुझे लगता है कि ये गॉड गिफ्ट ही थी, जिसे मैंने बचपन से अपने एक शौक की तरह से उसे शुरू किया था। छोटा बच्चा था मैं, तब से स्कूल के प्रोग्राम्स और उस तरह से मैं अपने आप को एक्सप्लोर करता था। तो बस कहना चाहूँगा वैसे ही शुरुआत हुई थी। तो क्या सिंगर बनना ही सपना था? क्योंकि बचपन में पूछते हैं ना कि क्या बनना चाहते हो बड़े होकर। नहीं, सही बात बताऊँ मैं आपको कि मेरी इच्छा थी कि मैं एक आर्मी ऑफिसर बनूं, और उसके लिए मैंने सीरियस प्रयास भी किए। ऐसा नहीं है कि मैंने प्रयास नहीं किया। मैंने 3 बार मेरा CDS एग्ज़ाम, UPSC का जो एग्ज़ाम होता है वो पास किया, इंटरव्यूज़ दिए, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ, वो एक अलग बात है। वो कहते हैं बार बार, जब भी वहाँ पे SSB इंटरव्यू जो होता है उसके अंत में जब रिज़ल्ट सुनाए जाते हैं तो एक ये लाइन ज़रूर यूज़ करते हैं वो लोग कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तब तो आप आर्मी के लिए बने हैं, और अगर नहीं होता है तो आप ये सोचिएगा ज़रूर आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ यहाँ से और भी बहुत अच्छा कुछ होने वाला है जिसके लिए आप बने। हो सकता है आप यहाँ के लिए ना बनो। तो शायद मैं आर्मी के लिए नहीं बना था, मैं आप सबको एंटरटेन करने के लिए बना था, मुझे ऐसा लगता है। सही है, तो ये रास्ता अपने आप ही बन गया, सिंगिंग की ओर हो गया। आपने कहा बचपन से गायकी का इंटरेस्ट भी था, गॉड गिफ्टेड है। बिल्कुल, आवाज़ तो गॉड गिफ्टेड ही होती है और उसको आप और निखारते हैं। बचपन में भी जब बच्चों से भी पूछो तो क्या बनना है, तो मोस्टली कहते हैं इंजीनियर, डॉक्टर बनना है हमें। आपको कब एहसास हुआ कि नहीं मुझे सिंगर बनना है? क्योंकि अभी आपने कहा आर्मी ऑफिसर बनना चाहते थे, उसकी भी कोशिश की, लेकिन सिंगिंग एज अ प्रोफेशन ये कब रियलाइज़ हुआ? देखिए, मैं 96-97 में जयपुर में बहुत सारे, उस टाइम भी अभी होते हैं, कॉम्पिटिशन्स हुआ करते थे सिंगिंग के, और बहुत अच्छे लेवल पे यहाँ पे कॉम्पिटिशन्स होते थे जिसमें बड़े अच्छे सिंगर्स भी आते थे, जजेस बहुत अच्छे होते थे। तो मैंने पार्टिसिपेट करना शुरू करा कॉलेज के बाद में। तो NCC में हम लोग जब प्रोग्राम्स में, कैंप्स में परफॉर्म करते थे तो सारे दोस्त मुझे जोश दिलाते थे कि यार रविंद्र तू अच्छा गाता है। तो वो थोड़ा सा दिमाग में तो आया कि अच्छा हाँ मैं गा सकता हूँ। फिर अपने आप को ट्राई करना शुरू करा मैंने उन कॉम्पिटिशन्स में, और कुछ कॉम्पिटिशन्स में जीता भी, जो स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन्स होते थे। तो उसके बाद आकाशवाणी जयपुर के कुछ कंपोज़र्स, हमारे दीपक माथुर साहब, आलोक भट्ट साहब, उनके संपर्क में मैं आया और उन्होंने अपने कंपोज़ किए हुए कुछ गाने मुझसे गवाए आकाशवाणी के लिए। तो उसी दौरान उन्होंने ये भी कहा कि रविंद्र, अगर तुमको आकाशवाणी में रेगुलरली गाना है तो तुमको जाके अप्रूवल के लिए ऑडिशन देना होगा। तो मैंने फिर वो ऑडिशन दिया। 97 में मैं ऑडिशन मेरा क्लियर हो गया। तो यूँ करके एक शुरुआत हो चुकी थी कि हाँ मैं गाना गा सकता हूँ। तो वो सारी चीज़ें चल रही थी। फिर इस बीच में और कॉम्पिटिशन्स के ऑडिशन हुए, सारेगामा गया मैं 2000 में। तब तक मेरा लॉ कंप्लीट हो चुका था और मेरे, जैसा मैंने बताया, CDS के एग्ज़ाम्स भी चल रहे थे, तैयारियां चालू थी। तो सब चीज़ चला, मैंने ठीक है ये तो मेरा शौक है, शौक में जहाँ तक जाए बढ़िया है। एक सुपर ऑफ बीट प्रोफेशन हुआ करता था सिंगिंग उस टाइम पे। सोचते भी नहीं थे कि कमा के खा सकता है। बोले वो एक कहते हैं ना मजाक में, बोले अच्छा क्या करते हो भाई? बिल्कुल साहब गाना गाता हूँ। वो तो ठीक है साहब, करते क्या हो? कमाने के लिए क्या करते? तो वो एग्जैक्टली वो सिचुएशन उस टाइम पे थी, और मैंने भी सच में नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो। फैमिली बैकग्राउंड में भी कोई नहीं है, मतलब रिलेटिव्स में या घर पे नहीं, तो अब तो फिर बहुत मुश्किल हुई होगी कि लोग समझ सके कि एज अ सिंगर अगर आप प्रोफेशन चुनना चाहते हैं तो कैसे कन्विंस किया सभी को? जब भी बात प्रोफेशन चुनने की आती है तो हम भारतीय परिवारों में, और सामान्यतः जो फैमिलीज जिनमें नौकरी करने वाले लोग होते हैं उसी से चलता है काम, तो उन लोगों को ये सब चीज़ें समझ नहीं आती हैं। और वास्तव में स्थितियाँ आज भी हम अगर देखें तो आज भी अगर आपकी फेस वैल्यू नहीं है तो आप उस तरह से पेड नहीं हो पा रहे हो। मतलब आप काम बड़ा अच्छा कर रहे हो, सारी कुछ हो रही है, लेकिन एक प्रोफाइल धीरे धीरे बनती है, टेक्स टाइम। तो वो जो एक डर होता है ना घर वालों के मन में, वो जेन्युइन होता है, और उस डर की वजह से ही वो बच्चों को पुश करते हैं कि नहीं, किसी एक ऐसे प्रोफेशन में जाओ कि जिससे आप कमा के खा सको। सिंगर है, क्या करेगा? सही।
सैमसंग सिंगर कॉन्टेस्ट भी हुआ था, सुपर सिंगर कॉन्टेस्ट, और उसने कैसे आपकी ज़िंदगी बदली, कैसे आपके इस प्रोफेशन को और कह सकते मजबूत किया? इस कंपटीशन के दौरान भी मैंने, जैसे सारेगामा के बारे में आपको बता रहा था, मैं बस वैसे ही ऑडिशंस दिए जा रहा था। अदनान भाई यहाँ जयपुर आए थे ऑडिशन लेने के लिए, तो बहुत सारी भीड़ थी, मैं भी चला गया, मैं भी लग गया लाइन में, और शाम को 5 बजे तक लाइन में लगा रहा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि होगा, तो फर्स्ट जो ऑडिशन था वो क्लियर हुआ और बड़ा पॉजिटिव सा उनका रिस्पांस मिला मेरे को, अदनान जी का। और फिर दिल्ली के बाद मुंबई, और इस तरह से वो कंपटीशन चला, कोई 6-8 महीने तक चला, लंबा कंपटीशन। फिर पता नहीं, बस कहते हैं ना कि भगवान को जो मंजूर होता है वही होता है। भाग्य का वो शायद टर्निंग पॉइंट एक इस तरह से आया कि ये कंपटीशन में जीता फाइनली। AR रहमान साहब हमारे जूरी में थे, अदनान जी थे और हिमेश भाई थे। ये हुआ, उसके बाद 3 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर साइन किया मैंने, और उस कॉन्ट्रैक्ट में 2 एल्बम्स की डील थी कि ये 2 एल्बम्स आपके रिलीज़ किए जाएंगे, और साथ में मुझे मुंबई ही रहना था 3 साल के लिए, मतलब वहीं रह के करना था सारा कुछ। तो वो एक कहना चाहिए कि वो जो मुंबई जाके और रहने की एक वो बंदिश डाल दी गई ना कि अभी आपको कहीं नहीं जाना, इधर ही रहना है। तब फिर मैंने अपने आप को बैठ के सुना, मैंने कहा देखो भाई, अभी जो है वो यही है, 3 साल कुछ करो। तो फिर धीरे धीरे करके चीज़ें समझ में आने लगी, जितना समझ पाया मैं उतना ही सही। लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि पहले 6 महीने में मेरा फर्स्ट प्लेबैक रिलीज़ हुआ फिल्म इकबाल में। तो उसका गाना भी हो जाए। और बहुत ही प्यारी फिल्म थी वो, उसका ये गाना मेरा पहला प्लेबैक है ये। आँखों में सपना, सपनों में आशा, आशा है जिंदगी, आशा है जिंदगी, हो आशा है जिंदगी। चाहत का नगमा धड़कन सुनाए, सरगम सजा के दिल आज गाए। आँखों में सपना, सपनों में आशा, आशा है जिंदगी, आशा है जिंदगी, हो आशा है जिंदगी। बहुत खूब, बहुत खूब। और कह सकते हैं कि टर्निंग पॉइंट भी यही था और वकालत को फुल स्टॉप भी यहीं पर था। बस सही बात है, ये ब्रेक लग गया वहाँ पे। अच्छा, बॉलीवुड सिंगिंग की शुरुआत भी हो गई थी। रक्तचरित फिल्म की बात करें, तलाश फिल्म के बाद बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो एक के बाद एक आपने गाए हैं। फेवरेट आपका सॉन्ग कौन सा है जो आपने खुद गाया? और दूसरा, बॉलीवुड सिंगिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा, प्लेबैक सिंगिंग का? जो एक्सपीरियंस था वो असल में एक्सपीरियंस यूँ कहूँगा कि वो एक लर्निंग प्रोसेस था कि अब भी है। देखिए कि हमारे इंडस्ट्री में, मतलब बॉलीवुड की इंडस्ट्री में, जिस तरह से म्यूज़िक का एक बोलते हैं ना कि हर 3-4-5 साल बाद एक ट्रांजिशन होता रहा है। और देखिए आगे बढ़ने के लिए ट्रांजिशन ज़रूरी भी होता है। अगर हम पुराने ज़माने से वहाँ से देखें जहाँ KL सहगल साहब और वो लोग गा रहे हैं, और आज आके बिल्कुल हम देखेंगे अरिजीत, और एक कहना चाहिए कि पूरी तरह से वो चीज़ें बदलती हुई रही हैं। और हमेशा कोशिश ये रहती है कि समय से आगे चलने की कोशिश की जाए, कि जो वर्ल्ड म्यूज़िक जिस तरह से इवॉल्व हो रहा है उसको फॉलो किया जाए और सारे एलिमेंट्स उसमें डाले जाएं। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो जयपुर से जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरे लिए एकदम नई थी। और मैं समटाइम्स आई फेल्ट लाइक आई एम एन एलियन। लोग ऐसे तो नहीं यार, ऐसे देखते थे कौन है। फिर मैंने कहा ठीक है यार, कोई नहीं, देख लो। लेकिन ऐसा ही होता है, कोई अगर बाहर से आता है और जिसने कभी म्यूज़िक का ना उसने ज़्यादा ट्रेनिंग ली हो, ना ही कोई घर में कोई इस तरह का एक्सपोजर हो, ना ही जिस शहर से वो आता है वो कोई ऐसा बड़ा शहर हो जहाँ पे बहुत सारा म्यूज़िक और बहुत सारी चीज़ें सीखने की हो, तो ठीक है। शुरू में मेरे लिए थोड़ा अजीब सा था, लेकिन मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती थी कि जहाँ भी कुछ सीखने को मिले वो मैं सीखता जाऊँ। तो वो पार्ट ये था। और जो फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का कि बॉलीवुड में जो जिस तरह से फिल्में आई और कौन सा मेरा फेवरेट गाना, देखिए क्या है कि टाइम पे डिपेंड करता है आप जिस टाइम पे जो गाना गा रहे हो। मेरी तो कोशिश ये रहती है मैं कुछ भी XYZ कुछ भी गा रहा हूँ, चाहे वो एक छोटा सा जिंगल ही हो। अब देखिए क्या है कि मेरा फर्स्ट जिंगल मैंने गाया था
ब्रिटानिया गुड डे बिस्किट का जिंगल था, और वो सिंपल सा 4 लाइन का वो जिंगल था। तो वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ सीखने को मिली कि 30 सेकंड्स में आपको ये सब चीज़ें डिलीवर करनी है, एक्सप्रेशन भी चाहिए, सुर भी चाहिए, सारा कुछ चाहिए। तो ऐसा ही रक्त चरित्र के टाइटल सॉन्ग के टाइम पे भी हुआ कि जब मैंने वो हिंदी वर्जन गाया, तो वो राम गोपाल वर्मा जी की फिल्म थी और बड़ा उनका महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था, और उसका पार्ट 1 का गाया था मैंने टाइटल सॉन्ग, थीम फर्स्ट का था वो। तो वो गाया, उसके बाद वो उन्होंने उसी को तमिल तेलुगु सब में बनी थी वो फिल्म। तो तेलुगु का वो जब वर्जन बनने लगा तो सूर्या वो उसके जो लीड हीरो थे, उन्होंने सूर्या ने ये कहा कि मेरे को आई नीड दिस वॉइस इन तेलुगु। बोले यार ये तो हिंदी वाला लड़का है, कैसे गाएगा? बोले कोई नहीं, एक बार ट्राई तो करके देखो। और मैंने गाया तेलुगु में। 3 दिन लगे मुझे एक गाना और डब करने को, क्योंकि हर बार कोई ना कोई प्रोनाउंसिएशन की गलती हो जाती थी और वो बार करेक्शन आता था। फिर मैं जाकर संदीप धर्म जो इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे, तो वो गाना भी बहुत प्रसिद्ध हुआ। और उस टाइम पे मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा मारकाट टाइप का गाना, पता नहीं यार ये कैसा अजीब सा गाना है। वो गाना इतना ज़्यादा चला कि वो भारत में होने वाले कोई भी डांस बेस्ड कंपटीशन एक भी नहीं है ऐसा। मेरे 2 गाने ऐसे हैं कि वो हर डांस वाले कंपटीशन में चले। एक तो ये है रक्त चरित्र, मिला तो मरेगा, और दूसरा आग का दरिया जो डॉक्टर जूस और याना गुप्ता के साथ मैंने किया था। वो आग का दरिया है और डूब के जाना है, एक आग, वो हिप हॉप वाला गाना था, तो वो भयंकर चला था। वो गाना भी हर जगह फिनालेज में बजता था और उस पर कोरियोग्राफी होती थी तरह तरह से। लेकिन जो मेरे दिल के करीब है गाना, जो सच में म्यूज़िकल है, और जो मुझे लगता है कि राम संपत का ये म्यूज़िक इस फिल्म तलाश का जो ये गाना था, जिया लागे ना, मुझे वो गाना पर्सनली बहुत पसंद है। पहली चीज़ तो जावेद साहब के लिरिक्स हैं उसमें, और बड़े मीनिंगफुल लिरिक्स उन्होंने एक लाइन उसकी हो जाए, इसके बाद हम जरूर देख लेंगे। क्या जाने क्यों है, क्या जाने कैसी अनदेखी सी डोर, ओ क्या जाने क्यों है, क्या जाने कैसी अनदेखी सी डोर, जो खींचती है जो ले चली है, अब यूं मुझे तेरी ओर जिया लागे ना, तुम बिन मोरा जिया लागे ना, तुम बिन मोरा जिया लागे ना। बहुत ही उम्दा ये आवाज़ तो है ही, और शायद इसलिए लिरिक्स भी और ज़्यादा अच्छे लगने लगते हैं। थैंक यू श्वेता जी। बहुत इंटरेस्टिंग बातचीत है रविंद्र जी आपसे, और ये बातचीत हम आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, जल्द लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। रविंद्र उपाध्याय लगातार हमारे साथ बने हुए। रविंद्र, एक बार फिर आपका बहुत स्वागत। हम क्योंकि बातचीत कर रहे हैं, और जब रविंद्र उपाध्याय की आवाज़ की बात करते हैं तो फिर प्लेबैक सिंगिंग हो, राजस्थानी फोक हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, आपने वैरायटी ऑफ सॉन्ग्स गाए हैं। लेकिन फेवरेट जोनर आपका क्या है? क्योंकि राजस्थानी फोक वो हर कोई आपकी आवाज़ में सुनना पसंद करता है, तो क्या फेवरेट है वो? राजस्थान से हैं आप इसलिए, या कोई और वजह? जी देखिए, असल में राजस्थान का हमारा जो म्यूज़िक है ना, उसकी खासियत ये है कि उसमें एक पॉजिटिविटी है, एक ब्राइटनेस है, जिसे एज एन आर्टिस्ट मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। क्या होता है कि संगीत में कई बार आप देखिए कि कुछ ग्लूमी एक ऐसे पार्ट्स भी होते हैं जो आपको कई बार उल्टा एक मतलब नेगेटिविटी की तरह ले जाते हैं कभी कभी इससे। लेकिन हमारे यहाँ जिस तरह कहते हैं ना कि जितना कठिन जीवन है राजस्थान का, उतना ही रंगीन और उतना ही पॉजिटिविटी भरा हमारा संगीत है, हमारा रहन सहन है, हमारा खान पान है। क्योंकि अगर प्रकृति ने कुछ चीज़ें कम दी हैं तो उन सब चीज़ों को हम लोगों ने अपनी खुशियों से, अपनी पॉजिटिविटी से उसको एक बढ़ाने का काम करते हैं हम लोग, और संगीत का उसमें बहुत बड़ा रोल है। चाहे वो किसी भी टाइम का संगीत हो, चाहे वो हम विवाह गीत देखें, चाहे हम सेलिब्रेशन के कोई गाने देखें या विरह के गीत देखें, तो वहाँ पर भी आपको बड़ी पॉजिटिव सा विरह का गीत सुनाई देगा। तो यूँ करके राजस्थानी संगीत सच में मेरे दिल के बहुत करीब है, और मैं मेरे जितने भी राजस्थानी युवा हैं ख़ासकर उनको भी थैंक्स बोलने के लिए इस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं दूंगा। कारण क्या है
कि देखिए बहुत टाइम से ये बहस चलती रही कि सब पंजाबी संगीत वहाँ पहुँच गया, हरियाणवी संगीत वहाँ पहुँच गया, भोजपुरी संगीत ये हो गया, वो हो गया, दुनिया भर की बातें होती हैं। और हमारे राजस्थान का संगीत का क्या भविष्य है, वर्तमान क्या है, क्यों हम ये नहीं होते वो नहीं होते। मैं एक सिंपल सी बात कहना चाहता हूँ, आप अपने आप को प्यार करते हैं और इस प्यार को आप बढ़ा के रखिए। अपने जो म्यूज़िक आप सुनते हैं उस म्यूज़िक में आप राजस्थानी म्यूज़िक को हमेशा अपनी प्लेलिस्ट जो है ना, प्लेलिस्ट में राजस्थानी म्यूज़िक को डाल के रखिए। तो उससे क्या होगा कि जो राजस्थानी कलाकार लगातार आपके लिए प्रयास कर रहे हैं, नया क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ एक ट्रेडिशनल जो म्यूज़िक है उसी को नहीं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसमें नई चीज़ें, नया एक्सपेरिमेंट जो यूथ को कनेक्ट करे वो एक्सपेरिमेंट भी किया जाए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारी ऑडियंस अपनी एक बोलते ना कि अपनी एक भावना हमारे साथ जोड़ के रखे। और पिछले 5-6 सालों में श्वेता जी, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ कि पिछले 5-6 सालों में ये पॉजिटिविटी आ रही है सामने से। ऑडियंस कह रही है कि हाँ जी हमारे लिए आप क्रिएट कीजिए, हम आपको रिजल्ट देंगे। और ये सारा हो रहा है 50-55 मिलियन 10 मिलियन बार, मतलब आप देखिए कि यूं इस तरह से जा रहे हैं, बिलियंस में जाके व्यूज़ हो रहे हैं, लाइक्स हो रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, उन गानों को एक एंथम की तरह गा रहे हैं। और यही सबसे अच्छी बात है। और अभी लेटेस्ट आपका आया भी है फोक सॉन्ग, वो भी ज़रूर सुनना चाहेंगे, क्योंकि राजस्थान की बात हो, राजस्थान में बैठ के हम इंटरव्यू करें और गाना न सुने तब तो बिल्कुल कमी रह जाएगी। बिल्कुल 2-3 गाने मेरे गाए हुए जिन्हें मेरे दोस्तों ने बहुत पसंद किया है और अब भी करते जा रहे हैं, बढ़ ही रहे हैं धीरे धीरे। थारे रूप रंग सो कोई सोनो नहीं जग में, थारे रूप रंग सो कोई सोनो नहीं जग में, सूरज चंदा के बहतो सागर, मन जग सारो अब ना भावे, थारा रूप रंग सो कोई सोनो नाई जग में, थारा रूप रंग सो कोई सोनो नाई जग में, हरियाला बनाओ नादान बनाओ, हरियाला बनाओ नादान बनाओ, मैं सूती बादल महल बनी न क्यों जगानियो, मैं सूती बादल महल बनी न क्यों जगानियो, एक तू ही जाने थारी प्रीत बसी रग रग में, सावणियों बह जावे झरझर, यादां जदुम्हाने थारी आवे, जयपुरिये गयो नादान बनिए, जयपुरिये गयो नादान बनिए, थारे ओडण की चतुराई बनी मैं लहरियो लायो, थारे ओडण की चतुराई बनी मैं चूंदड़ी लायो। बहुत खूब। और इसलिए कह भी रहे कि राजस्थानी फोक बजता है, और यही वजह आप कह रहे हैं ना कि अब जैसे व्यूज़ बढ़ रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, ना सिर्फ भारत में, भारत के बाहर भी। तो सिर्फ कई बार होता है कि लोगों को शब्द उतने समझ नहीं आते दूसरे स्टेट के, लेकिन ये म्यूज़िक ऐसा है ना कि वो झूमने को मजबूर कर देता है, और इसलिए इसकी पॉपुलैरिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। अरे ये नज़र ज़रूर आता है। ज़रूर। और एक अहम सवाल ये भी कि आज के वक्त में, जैसे जैसे अभी हम बात भी कर रहे थे, आपने कहा कि बदलाव होना भी ज़रूरी है, वक्त के साथ बहुत सारी चीज़ें बदलती गई, सिंगिंग में भी। आज के वक्त में कितना मुश्किल है किसी सिंगर के लिए इस्टेब्लिश होना? उतना ही मुश्किल है जितना आज से 50 साल पहले हुआ करता था। देखिए सही बात यही है कि हर एक सिंगर की अपनी अपनी एक पहचान होती है, उसकी एक स्टाइल ऑफ सिंगिंग होती है, उसकी एक टोन होती है जो आवाज़ आपको ये बता दे कि हाँ ये पर्टिकुलर सिंगर गा रहे हैं। तो होता ये है कि हम सामान्यतः ये सोचते हैं कि हम अगर फिल्मों में गाएंगे या फिल्मों के लिए गाएंगे तो हमारी फटाफट से एक पहचान बन जाएगी अलग, और ये सारा कुछ हो जाएगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमारी टोन जो है वो किसी फिल्म के प्लेबैक के लिए बनी हो या सूट करती हो उस जगह पे। तो होता यही है कि हमें समय देना पड़ता है अपने आप को भी, और अलग अलग तरह के गाने गा के अपने आप को एक्सप्लोर भी करना होता है कि भाई पता नहीं किस चीज़ में आपकी जाके टोन सेट हो, आपको पसंद किया जाए। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली अगर आपको एक सफल सिंगर बनना है या कमर्शियली सफल होना है तो आपको उस तरह से देखना पड़ेगा कि आपकी टोन कहाँ पे जाके फिट बैठ रही है, जहाँ से आपको पसंद किया जा रहा है, फिर आपको उस तरफ बढ़ना पड़ता है। तो वो थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन मैं फिर यही कहूँगा कि जो अपॉर्चुनिटीज़
आज हमारे लिए या आज नए सिंगर्स के लिए अवेलेबल हैं अपनी आवाज़ को लोगों के सामने लाने की, वो पहले बहुत कम हुआ करती थी। देखिए कि आज हम लोग अभी अगर YouTube की बात करें या स्ट्रीमिंग, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप अपना ऑडियो लोगों को सुना सकते हो, ये तो अब हुआ है। उससे पहले हम लोग पूरी तरह से डिपेंडेंट थे म्यूज़िक कंपनीज के ऊपर जो कि रिलीज करें आपको, मौका दे दे और हम सुना सके एक बार तो शायद कुछ हो जाए आगे। लेकिन अब तो है कि आप गा दो, किसी प्लेटफॉर्म पे कहाँ से पहुंच जाएगा, मतलब इतना ज़्यादा इजी हो गया है आज की तारीख में। हम लोग देखें तो एक अपना मोबाइल लिया, आपने अपना गाना गाया और उसको अपलोड कर दिया, बात खत्म हो चुकी है। अब आपकी आवाज़, आपका टैलेंट लोगों के लिए चला गया। वो पसंद करें ना करें वो एक अलग बात है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई हैं। लेकिन एक बात और देख रहे, 2005 में जब कंपटीशन आपने जीता था सिंगिंग, इसके बाद से टर्निंग पॉइंट है, बहुत सारी चीज़ें हुई। आज के वक्त में देखा जाए बहुत सारे रियलिटी शोज़ होते हैं, सिंगिंग कंपटीशन होते हैं, बहुत सारे ऐसे टैलेंट है जो मंच पे नज़र आते हैं, जीतते भी हैं लेकिन फिर वो कहीं खो जाते हैं, उतना मौका नहीं मिल पाता। इसकी वजह क्या आप मानते हैं? कि देखिए क्या है, ये जो रियलिटी शोज़ हैं इसकी एक मेरी अपनी डेफिनेशन है। जो मैंने जब चैनल वी सुपर सिंगर में जीता था उसके बाद मैंने खुद ने ये परिभाषा बनाई कि आखिर रियलिटी शो क्या है। रियलिटी शो शोज यू द रियलिटी ऑफ इंडस्ट्री और वट एवर आप जब सोच रहे हैं ना, उसकी असलियत दिखाएगा आपको। जब आप जीत जाओगे उसके बाद पता लगेगा कि ये क्या है। जीतना तो सिर्फ एक ही मान लीजिए कि एक पहला पड़ाव है, असली संघर्ष उसके बाद ही शुरू होता है। जैसा कि आपका सवाल था कि बहुत सारे कंटेस्टेंट्स आते हैं और दिखाई देते हैं, पसंद भी किए जाते हैं, लेकिन फिर अचानक से कहीं खो जाते हैं। वो ऐसा होता नहीं है। देखिए सही बात यह है कि इतना बड़ा समुद्र है कि उसमें सिर्फ रियलिटी शो वाले सिंगर्स ही नहीं, और जो स्ट्रगलिंग सिंगर्स नॉर्मली जो किसी शो के थ्रू नहीं आए वो डायरेक्ट भी सीधे भी पहुंचते हैं मुंबई। तो एक कंपटीशन का बहुत बड़ा एक कहना चाहिए कि एक लेवल है जहाँ पे आपको हर लेवल पे अपने आप को प्रूव करना होता है कि हाँ जी मैं ये गा सकता हूँ, मैं ये भी गा सकता हूँ, मेरी आवाज़ ऐसी है, मेरी आवाज़ वैसी है। तो उस चक्कर में थोड़ा सा समय लगता है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि सब लोग गायब हो जाते हैं, कुछ लोग ज़रूर, ये बात सही कि कुछ लोग कुछ समय के लिए वहाँ रुकते हैं, फिर उनको लगता है कि नहीं बड़ा मुश्किल हो रहा है तो मजबूर, ठीक है, सबका लाइफ अलग अलग है, सबकी परिस्थितियाँ अलग अलग हैं। कई बार उन्हें वापस भी जाना पड़ता है और कई बार कुछ लोग वहीं की किसी चकाचौंध में कई बार खो भी जाते हैं, कुछ गलतियां कर बैठते हैं, तो ऐसा भी होता है। लेकिन यही है कि थोड़ा समय तो अपने आप को दें कि आप देखिए श्वेता जी, मैं ये चीज़ सिर्फ सिंगिंग पे लागू नहीं होती। केवल इस प्रोफेशन को हम दोष नहीं दे सकते। आज मान लीजिए जैसे मैं आपसे बात कर रहा था, मैं एक लॉयर था, वो भी एक प्रोफेशन है, मैंने डिग्री ली, मैंने उस काम को शुरू किया, लेकिन 4-5 साल तक प्रैक्टिस करने के बाद भी मुझे ये नहीं लगता था कि मैं स्टैब्लिश हो गया हूँ, मैं कोई बहुत नामी वकील बन गया हूँ। सेम चीज़ होती है सबके साथ, चाहे आप सीए हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप किसी भी प्रोफेशन में जाइएगा तो इट टेक्स टाइम। इवन आपका प्रोफेशन, आप एक टीवी एंकर हैं, प्रेजेंटर हैं, अब आप देखिए कि कितना समय लगता है अनुभव उस चीज़ को समझने में, कहाँ कैमरा एंगल, क्या सब चीज़ें। और एक ही चीज़ थोड़ी दिमाग में रखनी है, अब आपको सारी चीज़ देखनी है, क्या स्क्रिप्ट है, हम किस तरह से जाएंगे, इस शो को कैसे लेके जाना है, कैसे बांधे रखना है। वो अनुभव जो है इट टेक्स टाइम। और प्रोफेशन, इसीलिए कहता हूँ कि सिंगिंग को अगर आप प्रोफेशन बनाना चाहते हैं तो सबसे पहला काम यही कीजिए कि आप थोड़ी सी ना बहुत सारी बर्फ़ अपनी सिर के ऊपर रखिए, दिमाग ठंडा, और ठंडा से भी ज़्यादा आप कोशिश करें कि आप अपने जो परिवारजन हैं, अपने फ्रेंड्स हैं, वो एक सपोर्ट सिस्टम आप क्रिएट कीजिए, उसको बनाइए और बनाए रखिए, क्योंकि बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आएंगे जो कि आपको तोड़ के रख देंगे, और उस दिन आपको ज़रूरत पड़ेगी आपके सपोर्ट सिस्टम की। एक अहम सवाल शायद हमारे दर्शकों को भी नहीं पता होगा, भूल भुलैया 2 मूवी आई, बहुत हिट हो रही है, बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन उससे रविंद्र उपाध्याय भी जुड़े हैं, वो कैसे? हाँ जी हाँ, उससे मैं इस तरह जुड़वा हूँ कि ये फिल्म जो है भूल भुलैया 2 का जो कथानक है, जो स्टोरी चल रही है वो राजस्थान में है, और हीरो पंजाब से आता है, राजस्थानी हीरोइन है, उसका एक घर है राजस्थान में, और वहीं पे कुछ किसी एक जगह जाते हैं जहाँ पे वो हॉन्टेड मामला है, सारी चीज़ें। तो राजस्थान में जब आते हैं ये लोग, तो वहाँ पे एक ऐसा सीन है कि जहाँ पे कार्तिक आर्यन कुछ व्यंग्य करते हैं और उसके बाद डांस करते हैं किसी एक राजस्थानी गाने पे, ऐसा एक सीन बना। तो वहाँ पे उन जो बैकग्राउंड म्यूज़िक जब तैयार हो रहा था तो वहाँ एक ज़रूरत थी एक राजस्थानी टाइप की आवाज़ की, और टिपिकल राजस्थानी अपना गाना जो है वो काड़ियो कूद पड़ियो मेला में, वो गाना था और कुछ नहीं था। तो उसके लिए मुझे बुलाया गया और मैंने वो गाया,
और वो आवाज़ आप भी सुन रहे हैं और कार्तिक के साथ आप भी डांस कीजिए। ओ कालियो कूद पड़ो रे मेला में, रे कालियो कूद पड़ो रे मेला में, साइकिल पंचर कर लियायो, अरे। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत इंटरेस्टिंग है रविंद्र बातचीत भी, क्योंकि ऐसे तो बातचीत करने में वक्त का पता ही नहीं चला और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो लगता है कि आपसे और बात की जाए लेकिन वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है, और इसलिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस शो में आने के लिए। श्वेता, ये शो हम कंप्लीट कर रहे हैं उससे पहले मेरा एक छोटा सा सवाल है जो कि बहुत सारे दर्शक जानना चाहते हैं। देखिए, शख्सियत जो प्रोग्राम हम जिस प्रोग्राम को करते हैं उसमें सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि जो मेहमान आ रहा है वही एक शख्सियत है, जो सामने एंकर्स हमारे बैठे हुए होते हैं, हमारे फ्रेंड्स, वो भी एक शख्सियत हैं। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा मेरे सारे फ्रेंड्स की तरफ से, क्योंकि बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे यंगस्टर्स ये जानना चाहते हैं कि अगर वो एक टीवी प्रेजेंटर बनना चाहते हैं आपकी तरह तो क्या करें? पढ़ें, सुने, यही करें, बाकी मेहनत और वक्त देना पड़ेगा। चैनल्स तक कैसे जाएं, अपने आप को कैसे लेके जाएं कि उनका नंबर आप तो एक काम करेंगे, उसके लिए अलग इंटरव्यू कर लेंगे और बकायदा, हाँ, और उसके बाद फिर मैं बिल्कुल सिखा भी दूंगी कि क्या करना चाहिए, लेकिन टाइम देना पड़ेगा, बस ये जैसा कि आपने बात की। तो मेहनत हर जगह चाहिए, और चाहे वो आप श्वेता जी की जगह बैठे हो या यहाँ मेरी जगह, आपको खूब सारी मेहनत, बहुत सारा धैर्य और बहुत सारे लगन के साथ आगे बढ़ना है। आप भी यहाँ पे आएंगे, श्वेता जी के साथ इस शो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो शख्सियत में आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।